हाय डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश और आज हम आप सबको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र का नेक्स्ट वीडियो। और इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है, शायद ये चौथा वीडियो होगा मादा जनन तंत्र के बारे में। तो उसमें देखो एक दो थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, और जिसमें हम किसकी बात करते हैं, वाह्य जनन अंग या इसी को हम बोलते हैं भग या हलवा बोला जाता है। यह एक वाह्य जनन अंग होता है और इसमें से कई ढेर सारे पार्ट होते हैं जो कई सब अंग मिल करके और एक जनन अंग का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आज कौन कौन सा पार्ट कितने भागों में बटा होता है और कौन सा पार्ट होता है इसमें। तो इसके अगर हम बात करते हैं तो एक जो हलवा होता है, भाग होता है, तो इस भाग में लगभग 4-5 पार्ट होते हैं और सब ये आपस में मिल करके तब जा कर के एक भाग या वाह्य जनन अंग की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है और उसका काम क्या होता है। तो इसमें जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं जगन उत्थान। अब जगन उत्थान पहला पार्ट हो गया। उसके बाद है दूसरा जिसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ लैबिया मेजोरा, दूसरा पार्ट हो जाता है। तीसरा भाग है लघु ओष्ठ जिसको हम लैबिया माइनोरा बोलते हैं, तीसरा। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं प्रकोष्ठ वेस्टिबल, और जो 5वां होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर भग शिश्न कहते हैं, या इसको हम भग सेफ भी बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो इसके 5 पार्ट मिल करके तब जा कर के एक संरचना का निर्माण होता है और जो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मादा जनन तंत्र के अंगों में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज एक एक करके, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगन उत्थान के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे जगन उत्थान के बारे में, और इसमें थोड़ा सा हम 2-3 लाइन लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं, तो यह लिखा जाए कि यह वाह्य जनन अंग होता है। ठीक, तो एक ऐसा भाग है ये यहाँ के, इसके भाग को हम बोलते हैं वाह्य जनन अंग, और एक ऐसा भाग है बाहर का भाग होता है। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें वसीय पदार्थों का जमाव हो जाता है। वसीय पदार्थों का जमाव हो जाता है, तो जिसके कारण यह भाग फूल जाता है। यह भाग फूल जाता है। तो यहाँ तक हम देखते हैं, तो ये वाला यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, जगन उत्थान कहते हैं। अब ये फूली हुई संरचना होती है। क्यों फूली हुई संरचना होती है, कि इसमें वसीय पदार्थों का जमाव हो जाता है। और क्या देखते हैं, तो एवना आरंभ में या एवना अवस्था में एवना अवस्था में इस पर रोम आने लगते हैं। ठीक, तो इस भाग पर ये जो जगन उत्थान है, तो इस पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। और ये किसका इंडिकेटर होते हैं, किसका सूचक होते हैं, एवना आरंभ का, जिसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण।
द्वितीयक लैंगिक लक्षण का ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इसमें जो रोम होते हैं थोड़े से कैसे होते हैं, कटे मोटे से बाल जैसी रचनाएं होती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं जघन रोम कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पर रोम आने लगते हैं, जिसे जघन रोम कहते हैं। ठीक, तो ये भाग का सबसे पहला पार्ट हो गया। तो यहाँ तक इसको हम नोट कर लेंगे। आप सभी इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है पॉइंट नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे इसमें। दूसरा हमारा पार्ट कौन सा है, दीर्घ ओष्ठ। दीर्घ ओष्ठ। अब दीर्घ ओष्ठ यहाँ पर देखते हैं तो ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि यह चारों ओर से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक, तो ये चारों ओर से, यहाँ से ये देखो जो रचनाएं होती हैं, इसी रचनाओं को हम क्या कहते हैं, दीर्घ ओष्ठ, लैबिया मैजोरा। अब इसमें पाई क्या जाती है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें तेलीय ग्रंथि व स्वेद ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, तो इस भाग में क्या पाई जाती है, तेलीय ग्रंथि, जिसको सेबेसियस ग्लैंड्स बोलते हैं, और जहाँ से किसका स्रावण होता है, तेलीय पदार्थों का या वसीय पदार्थों का स्रावण होता है, जिसके कारण कैसे होते हैं, चिपचिपे से बने रहते हैं। और यहीं पर क्या पाई जाती है, स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं, और स्वेद ग्रंथियों से क्या निकलता है, पसीना। ये वास्तव में बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, दीर्घ ओष्ठ। और दीर्घ ओष्ठ में पाया क्या जाता है, दो प्रकार की ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ और स्वेद ग्रंथियाँ। तेलीय ग्रंथियों से क्या निकलता है, तेलीय सा पदार्थ निकलता है सेबेसियस ग्लैंड से, और दूसरा क्या है, स्वीट ग्लैंड, जिसको पसीने वाली ग्रंथि बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि, यहाँ से पसीना निकलता है। अब इसमें इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये किसके समान होते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह जो होता है वृषण कोश के समान होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा लिख देंगे कि यह मानव में पुरुष के वृषण कोश के समान होता है। ठीक, तो वृषण कोश जब आपको मैंने पढ़ाया था नर जनन तंत्र, तो उस नर जनन तंत्र में स्क्रोटम के बारे में मैंने बताया था कि स्क्रोटम के क्या काम होते हैं और क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे वास्तव में शरीर के बाहर होते हैं। वो शरीर के जो टेम्परेचर हमारा सबका जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप के होते हैं।
तो सेम वैसे ही जैसे मानव में पुरुष में वृषण कोश होता है, उसी के समान ये जो दीर्घ ओष्ठ होते हैं तो उसी के समान ये काम करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे, या आप सभी नोट कर लो इसको, तो हम नेक्स्ट बताएं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा भाग। तीसरा भाग है कौन सा? लघु ओष्ठ। लघु ओष्ठ ये तीसरा भाग हो गया लघु, जिसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। अब लैबिया माइनोरा के बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि यह दीर्घ ओष्ठ, यह दीर्घ ओष्ठ से घिरा हुआ भाग होता है। दीर्घ ओष्ठ से घिरा हुआ भाग होता है। तो ये जो देखो चारों तरफ से कौन है? दीर्घ ओष्ठ। फिर उसके अंदर में ये जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? लघु ओष्ठ बोलते हैं। तो ये लघु ओष्ठ किससे घिरा हुआ है? बाहर के अपने दीर्घ ओष्ठ से घिरा हुआ भाग होता है। अब इस भाग में हम देखते हैं तो इसमें पाया क्या जाता है? तो इस पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इस पर या इस पर बाल नहीं पाए जाते। इस पर बाल नहीं पाए जाते हैं। और क्या नहीं होता है? और इसी पर और ना ही स्वेद और ना ही श्वेत ग्रंथियां होती। लेकिन तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये जो लघु ओष्ठ है तो ये किससे घिरा? दीर्घ से। और इसमें क्या नहीं पाए जाते? अगर हम दीर्घ ओष्ठ की बात करते हैं तो इस दीर्घ ओष्ठ पर क्या पाए जा सकते हैं? इस पर बाल होते हैं। तो इस वाले भाग पर बाल पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लघु ओष्ठ की बात करते हैं, लैबिया माइनोरा की बात करते हैं, तो इस पर बाल जैसी या हेयर फॉलिकल जैसी रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। अब और क्या नहीं होता है? और इसी पर श्वेत ग्रंथियां भी नहीं होती, जो पसीने वाली ग्रंथि होती है उस पर नहीं पाई जाती। लेकिन पाई क्या जाती है? इस पर तेलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो तेलीय पदार्थ का स्रावण करती रहती हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट भाग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम नेक्स्ट बारे के पढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा भाग। चौथा भाग। अब चौथा भाग कौन सा होता है? प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ है।
इसको बोलते हैं वेस्टिबल। अब प्रकोष्ठ के बारे में हम देखते हैं कि प्रकोष्ठ वाली संरचना कैसी होती है। तो प्रकोष्ठ के काम क्या होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह लघु ओष्ठों से घिरा हुआ, लघु ओष्ठों से घिरा हुआ तर्क रूपी भाग होता है। ठीक, तो देखो ये सबसे बाहर क्या था, दीर्घ, फिर अंदर में क्या है, लघु, उसके बाद अंदर में कौन सी रचनाएं हैं, ये रेड वाली से जो दिख रही होंगी, तो इसी रचनाओं को हम प्रकोष्ठ कहते हैं। तो प्रकोष्ठ किससे घिरा हुआ है, लघु ओष्ठे, और कैसी संरचनाएं होती हैं, तर्क रूपी शंक्वाकार रचनाएं होती हैं। तो आगे देखते हैं कि और इसमें काम क्या करते हैं कि यह जैसे, तो इस भाग में, तो जिसको एक कह सकते हैं कि इस भाग में, तो इसी भाग में एक संरचनाएं होती हैं, इसी भाग में प्रकोष्ठ, तो इसी भाग में कौन होते हैं, प्रकोष्ठ कंद, प्रकोष्ठ कंद। तो इसी में कौन है, प्रकोष्ठ कंद, जिसको बोलते हैं बल्ब ऑफ वेस्टिबल। तो प्रकोष्ठ कंद पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ कंद पाए जाते हैं। अब ध्यान देना है कि ये बहुत ही सेंसिटिव आर्गन होता है, बहुत ही संवेदी अंग होता है। जब मैथुन की इच्छा के समय, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जिस तरीके से पुरुषों में क्या होते हैं, एक जो शिश्न के समान रचनाएं होती हैं, तो वैसे यहाँ पर इसमें ब्लड बहुत तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण ये फूली सी हुई संरचना बन जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब ऑफ वेस्टिबल, प्रकोष्ठ कंद कहते हैं। तो इसी भाग में ये पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो यह एक संवेदी या उत्तेजना का कार्य करता है। ठीक, तो किसका काम करता है, उत्तेजना का काम करता है। ये कब करता है, मैथुन क्रिया के समय काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो प्रकोष्ठ, और प्रकोष्ठ के अंदर में कौन है, प्रकोष्ठ कंद, जिसको बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस। और कैसे होते हैं, उत्तेजना का कार्य करता है, और मैथुन के समय, मैथुन क्रिया के समय इसमें रुधिर भर जाता है, रुधिर भर जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इतना हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होते हैं। अब उसके बाद जैसे इसमें, तो अब ध्यान देना है, तो इसी के ऊपर ये, तो यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। तो हाइमेन एक हम कह सकते हैं एक सूचक होता है कि यहाँ पर मैथुन की क्रिया नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या करती है, ये ऐसी झिल्ली होती है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ये जो ब्लड होती है, ब्लड को तो पास करने देती है, अंदर से ब्लड को पास करने देती है, लेकिन बाहर से किसी भाग को पास अंदर में जाने से रोकती है। अब होता क्या है, तो ये जो झिल्ली कभी कभी, जैसे जब हम साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जैसे व्यायाम कर रहे होते हैं,
या जैसे खेल रहे हों, कूद रहे होते हैं, तो ये जो हाइमेन झिल्लियाँ होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो जब ये फट जाती है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि रुधिर का स्राव होता है। तो ये हाइमेन वास्तव में एक रक्षात्मक आवरण की तरह होते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं, कुमारियों जिसको बोला जाता है, तो उसकी सूचक होते हैं। तो हम इस पर लिखेंगे, तो इसी भाग पर, प्रकोष्ठ पर इस भाग पर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला जो भाग है वो क्या है, प्रकोष्ठ कंद, और इसी पर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। और ये साइकिलिंग के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम, खेलते टाइम और या मैथुन क्रिया के समय ये झिल्लियाँ क्या होती हैं, फट जाती हैं। अब इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम और इसमें देख लेते हैं कि और क्या पाए जाते हैं इसमें। तो इसी प्रकोष्ठ में दो ग्रंथियां होती हैं, वो इम्पोर्टेंट ग्रंथियां होती हैं। तो ये वाले भाग में जैसे एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रगाढ़ ग्रंथियां कहते हैं। तो थोड़ा सा इसी में और उसी के आगे हम लिखेंगे। तो इसी भाग में प्रगाढ़ ग्रंथि पाई जाती है। प्रगाढ़ ग्रंथि पाई जाती है। अब इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को बर्थोलिन ग्लैंड से, बर्थोलिन की ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ये वाले भाग वास्तव में कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो और ये किसके समान होते हैं, तो ये जो पुरुषों में काउपर की जो ग्रंथियां होती हैं उसके समान होते हैं। थोड़ा सा लिख देंगे कि यह पुरुषों के काउपर ग्रंथि के समान होती हैं, जो क्षारीय तरल का स्रावण करती है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 जगह पर पूछा जाता है कौन सी ग्रंथियाँ किसके समान होती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप सबको बताया गया कि सबसे पहला कौन सा समान में पाया गया, तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया जो दीर्घ ओष्ठ होता है वृषणकोश के समान होता है। दूसरा जो प्रगाढ़ ग्रंथियाँ होती हैं वो काउपर के समान होती हैं। एक और हम पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट 5वें अंग पर चलते हैं। अब 5वां जो अंग होता है और उस भाग को कहा जाता है भग शिश्न बोलते हैं।
जिसको क्लीटोरिस। अब इधर देखते हैं कि यहाँ पर ये देखो, जो ये ऊपर एक पूरी संरचना में ऊपर की ओर बनाया गया है वो क्या है, भग शिश्न, या इसी को हम बोलते हैं भग शेफ, क्लाइटोरिस, क्लीटोरिस, जो भी आप कह पाओ, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अब ये भग जो शिश होता है, अब भग शिश के काम कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका काम क्या होता है और ये कैसी संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो ये कैसे हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये प्रकोष्ठ के ऊपर, ये कहाँ पर होते हैं, यह प्रकोष्ठ के ऊपर। तो कहाँ पर होते हैं, प्रकोष्ठ के ऊपर होते हैं। और कैसे होते हैं, एक छोटे से, किस आकार के, बेलनाकार, बेलनाकार एवं उत्थानशील, जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल होते हैं, उत्थानशील अंग होते हैं। ठीक, तो ये वाला भाग कैसा होता है, ये भगशिश्न, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, भगशेफ बोलते हैं। अब इसका ये कैसे होते हैं, तो यह प्रकोष्ठ के ऊपर, तो कहाँ पर है, प्रकोष्ठ के ऊपर। देखो ये जो पूरी रचनाएं होती हैं, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ। और प्रकोष्ठ के ऊपर, तो प्रकोष्ठ के ऊपर कौन है, भगशिश्न होता है। किस आकार के होते हैं, बेलनाकार संरचनाओं के होते हैं। और कैसे होते हैं, ये उत्थानशील, जैसे पुरुषों में मैथुन क्रिया के समय जो शिश्न होता है, उस शिश्न में जो धमनियाँ पाई जाती हैं, उस धमनियों में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होने लगता है, इसलिए अपने आकार में और अपनी लंबाई में परिवर्तन करते हैं। तो उसके बाद परिवर्तन करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है उत्थानशील, कहा जाता है, उत्थानशील अंग होते हैं। और ये किसके समान है, अभी मैंने कहा था ना कि 3 जगह पर ये समान होते हैं, तो ये भी किसके समान होते हैं, तो यह पुरुष के शिश्न के समान, पुरुष के शिश्न के समान होते हैं। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाई ये कैसे हैं उत्थानशील। और भी अगर हम इसमें लिखना चाहते लिख सकते हैं कि यह उत्तेजनशील, अंग होते हैं। ठीक, तो कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। अब इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर अब ध्यान देना है कि स्त्रियों में अगर हम टोटल छिद्रों की बात करते हैं, तो टोटल छिद्रों की संख्या होती है पुरुषों से 1 एक्स्ट्रा। अब पुरुषों में हम देखते हैं कि कितने होते हैं। अगर हम 2 आँख की बात करते हैं तो 2 ये हो गए, कान 4 हो गए, उसके बाद नाक 2 हो गए, 4 2 6, मुख 1 7 हो गया। और फिर उसके बाद अगर हम यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की बात करते हैं तो 6 1 7 और 1 8, और तो टोटल लगभग 1 एक्स्ट्रा होते हैं। तो पुरुषों से 1 एक्स्ट्रा छिद्र होता है, और वह एक्स्ट्रा छिद्र कौन सा होता है, वो योनि द्वार का होता है। बाकी पुरुषों और स्त्रियों में लगभग छिद्रों की संख्या बराबर होती है। तो ये जो मूत्र मार्ग पुरुषों में होते हैं
स्त्रियों में भी होते हैं। लेकिन पुरुषों में मूत्र मार्ग और उसी मार्ग से सीमेन भी पास होता है, उसी मार्ग से यूरिन भी पास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, तो मूत्र मार्ग से यूरिन पास होता है और उसके बाद जो योनि द्वार होता है उस मार्ग से जैसे जो शिश्न प्रवेश करते हैं और वेजाइना में वो जा करके उसके बाद सीमेन को रिलीज करते हैं और उसके बाद इसी के द्वारा एक शिशु का जन्म होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाते हैं और टोटल पुरुषों से एक ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम इस टोटल एक संरचना की बात करते हैं तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में क्वेश्चन क्या आया था कि ये जो भाग होता है, ये जो पूरी संरचना है भाग, और ये जो भाग है इस भाग को हम बोलते हैं एनस, गुदा द्वार। तो ये जो गुदा द्वार होता है एनस, तो भग और गुदा द्वार के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो टोटल संरचना कौन सी हुई, ये हो गई भग की, और ये वाली संरचना कौन सी है, गुदा द्वार की। तो ये जो टोटल इसके बीच का ये जो गैप होता है उसी गैप को क्या कहा जाता है, मूलाधार, पेरिनियम बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक रिमार्क में आप लिख सकते हो। रिमार्क का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो क्या कह सकते हैं कि भग व गुदा द्वार के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, मूलाधार कहते हैं। ठीक, तो इतना इम्पोर्टेंट आज ये भग के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद एक वीडियो और बचा हुआ है और उसके बारे में बताया जाएगा और बनाएंगे इसको, थोड़ा सा टाइम का अभाव है अभी, और एक स्तन ग्रंथियों के बारे में। तो एक वीडियो ये हो गया, एक वीडियो और बनेगा और उसके बाद नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का काम समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट आगे जो संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और जो फंक्शन होते हैं और जो अंग होते हैं। तो इसको आप सभी एक बार नोट कर लेना और एक बार थोड़ा सा हम वैसे बता देते हैं। तो इसमें कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं जघन उत्थान बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, और इस पर फूली हुई संरचना होती है, क्यों, वसीयत पदार्थों की बनी होती है। और इसी पर क्या पाए जाते हैं, रोम जैसी रचनाएं होती हैं जिसको हम जघन रोम बोलते हैं। ये किसका सूचक होती है, एवना आरंभ का सूचक होती है। और फिर उसके नीचे जब हम आते हैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ भाग होता है जिसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ और लैबिया मेजोरा बोलते हैं। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें तेलीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। तेलीय ग्रंथियों से तेलीय सा वसीय सा पदार्थ निकलता है और वो श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है। यहाँ पर बाल पाए जाते हैं। इसके नीचे जो लघु ओष्ठ होता है, लघु ओष्ठ पर बाल नहीं पाए जाते हैं, न श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं लेकिन तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पर बाल नहीं होते हैं। उसके अंदर में जो प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ लघु ओष्ठ से घिरा हुआ भाग होता है। फिर उसके नीचे यहाँ पर अंदर में जाते हैं तो अंदर में जो प्रकोष्ठ कंद होता है और मैथुन क्रिया के समय इसमें बहुत तेज़ी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये फूले हुए भाग होते हैं। और इसी में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जोड़ी में होती हैं, और उसको बोलते हैं प्रगाढ़ ग्रंथियाँ। और किसके समान होती हैं, काउपर ग्रंथियों के समान होती हैं, जिसमें से क्षारीय सा तरल पदार्थ स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है कि यह स्नेह का लुब्रिकेंट का काम करती हैं, मतलब कि जैसे जब मैथुन की क्रियाओं के समय अगर घर्षण की क्रियाएँ होती हैं तो ये कट सकते हैं, फट सकते हैं, इसीलिए लुब्रिकेट का स्नेहक का काम करती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो योनि द्वार होता है, तो ये पूरी जो रचनाएं हैं, इस पूरी रचनाओं को हम मिला करके क्या कहते हैं, भग कहते हैं। तो ये खास करके कुछ जैसे जो कंपटीशन लेवल के लिए क्वेश्चन में आता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आप इसको देखिए और उसके बाद एक दूसरे को ज़रूर बताइए। अब हो सकता हो कि हमारे समझाने में या हमारे पढ़ाने में कोई कहीं पर कमी हो गई हो, तो आप उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिए और उसको देखिए और एक दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।